रशिया को मिली कैंसर वैक्सीन में सफलता। ट्रंप की हमास को अंतिम चेतावनी। पीटर नेवारो का फिर से एक बार भारत पर हमला। इजरायल के वित्त मंत्री का भारत दौरा। अमेरिका ने क्यों पकड़े गए 300 से भी ज्यादा साउथ कोरियन नागरिक। नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट हुआ बेकाबू। ब्रिक्स ऑनलाइन समिट में भारत का अमेरिका को जवाब। और सबसे इम्पोर्टेंट, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की कुर्सी खतरे में। काफी सारी इंपॉर्टेंट जियो पॉलिटिकल अपडेट निकल कर आ रही है, जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए आप इस वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहली अपडेट रशिया को लेकर है। रूस का एंट्रोमिक्स, जो कि एक पर्सनलाइज्ड एमआरएनए आधारित कैंसर वैक्सीन है, जिसने क्लिनिकल ट्रायल में 100% प्रभावशीलता और सुरक्षा साबित की है। इस वैक्सीन ने कैंसर का इलाज में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि की संभावना दिखाई है, जो दुनिया भर में हजारों लोगों की जान बचा सके। ये किसी चमत्कार से कम नहीं, ये कैंसर वैक्सीन कोविड-19 वैक्सीन जैसी तकनीक का उपयोग करते हुए विकसित की गई है। यह इम्यून सिस्टम को कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने के लिए तैयार करती है, बिना किसी गंभीर साइड इफेक्ट्स के। इस वैक्सीन को अब रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय से अंतिम अप्रूवल का इंतजार है, ताकि इसे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जा सके। अगली अपडेट इजराइल हमास युद्ध को लेकर है। आपको बता दूं कि बीते रविवार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को अपना आखिरी चेतावनी जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमास को उनके सीज फायर और बंधकों को रिहाई प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए। यह दावा करते हुए कि इजरायल पहले ही इस शर्त पर सहमति जता चुका है। हालांकि इस संदेश में प्रस्ताव के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं दी गई। ट्रंप ने पहले भी मार्च में इस तरह की धमकी दी थी। वहीं हमास ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अगर इजरायल गाजा से वापस लौटता है और सैन्य अभियान समाप्त करता है, तभी हम इस सीजफायर को स्वीकार करेंगे। इस बीच इजरायल ने इस पर आधारित तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की है। अगली अपडेट अमेरिका और भारत को लेकर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नेवारो ने रूस से भारत द्वारा तेल खरीदने के खिलाफ अपनी आलोचना जारी रखी है। सोमवार को एक आपत्तिजनक पोस्ट में नेवारो ने भारत के तेल खरीदने को खून की कमाई कहा और आरोप लगाया कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले नई दिल्ली रूस से इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा नहीं खरीदता था। भारत को शर्म आनी चाहिए। आपको बता दूं कि एक्स ने ट्विटर नवारो की पोस्ट पर एक कम्युनिटी नोट जोड़ा, जिसमें इसे मिसलीडिंग बताते हुए खारिज किया गया। इसके जवाब में पीटर नवारो ने एक्स के मालिक एलोन मस्क पर हमला करते हुए कहा कि मस्क लोगों की पोस्ट में प्रोपेगेंडा डालने की अनुमति दे रहे हैं। नवारो ने लिखा, नीचे दिया गया नोट केवल बकवास है। भारत रूस से तेल केवल मुनाफा कमाने के लिए खरीदता है और रूस के यूक्रेन पर आक्रमण करने से पहले कोई तेल नहीं खरीदा। उन्होंने भारत को टारगेट करते हुए कहा कि भारतीय सरकार की प्रचार मशीन काम कर रही है। यूक्रेनियन को मारना बंद करो, अमेरिकन नौकरी को छीनना बंद करो। इस प्रकार की बयानबाजी अमेरिका की फ्रस्ट्रेशन को स्पष्ट रूप से दिखाती है। अमेरिका को लगता था कि भारत पर दबाव डालने से वह उनकी ओर झुकाव करेगा और उनके साथ आ जाएगा, लेकिन भारत ने इस स्थिति में पूरी तरह से विपरीत रुख अपनाया। अब सवाल ये उठता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के आसपास पीटर नवारो जैसे सलाहकार काम करते रहे, तो क्या भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव कम हो सकेगा? आपकी इसके ऊपर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। अगली अपडेट भारत और इजरायल को लेकर है। इजरायल के वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच 7 से 10 सितंबर के बीच भारत दौरे पर हैं। स्मोट्रिच की भारत यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब उन्हें यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और नॉर्वे जैसे देशों से यात्रा प्रतिबंध का सामना करना पड़ रहा है। इन देशों ने उन्हें और इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर को मानवाधिकार उल्लंघन और विवादास्पद बयानों के कारण प्रतिबंध किया हुआ है। खैर, भारत ने सोमवार को नई दिल्ली में इजरायल वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच का स्वागत किया। इस दौरान दोनों देश के वित्त मंत्री ने एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है। इस समझौते के तहत भारतीय निवेशकों को इजरायल में बेहतर सुरक्षा और विवाद समाधान की व्यवस्था प्रदान की जाएगी, जिससे व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ तक कि इससे फिनटेक, डिजिटल भुगतान, बुनियादी ढांचा विकास और वित्तीय नियमन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा भी मिलेगा। बेजालेल स्मोट्रिच ने भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इजरायल का दौरा करने का भी निमंत्रण दिया। यह समझौता भारत और इजरायल के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापारिक सहयोग और साझा हितों को देखते हुए यह समझौता भविष्य में और भी सहयोग की संभावनाओं का मार्ग सामान्य करे। अगली अपडेट अमेरिका और साउथ कोरिया को लेकर आ रही है। बीते 4 सितंबर को अमेरिका इमिग्रेशन और कस्टम एनफोर्समेंट ने जॉर्जिया के एलाविल स्थित हुंडई मोटर ग्रुप मेटा प्लांट पर छापा मारा था, जिसमें लगभग 475 श्रमिकों को हिरासत में लिया गया। इनमें से 300 से अधिक दक्षिणी कोरियाई नागरिक थे। इस रेड के बाद दक्षिणी कोरियाई सरकार ने अमेरिकी अधिकारियों से संपर्क किया और हिरासत में लिए गए श्रमिकों की स्वदेशी वापसी के लिए चार्टर्ड फ्लाइट की व्यवस्था की। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून ने वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात की और स्थिति की जांच की।
इस घटना ने वाशिंगटन और सियोल के बीच रिश्तों पर तनावपूर्ण बना दिया है, क्योंकि दक्षिण कोरिया के उप विदेश मंत्री पार्क यो जू ने अमेरिका राज्य सचिव एलिसन हुकर से यह कहा कि यह छापा उस समय लिया गया जब दोनों देशों के नेताओं के बीच विश्वास और सहयोग का माहौल स्थापित हो रहा था। वहीं हुंडई और एलजी एनर्जी सॉल्यूशन का कहना है कि हिरासत में लिए गए श्रमिक उनके सीधे कर्मचारी नहीं थे, बल्कि एचएलजीए बैटरी कंपनी के तहत काम कर रहे थे। इस घटना ने जॉर्जिया में चल रहे $12.6 बिलियन की ईवी बैटरी प्लांट के निर्माण कार्य को प्रभावित किया है। इस रेड ने विदेशी कंपनियों के लिए अमेरिकी इमिग्रेशन नियमों की सख्ती को उजागर किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह ऑपरेशन विदेशी निवेशकों के लिए चेतावनी है कि उन्हें अमेरिकी श्रमिकों की भर्ती और प्रशिक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि यह रेड अमेरिकी इमिग्रेशन नीति की सख्ती को दर्शाती है या ये विदेशी निवेशकों के लिए एक चेतावनी है? अपने विचार कमेंट में साझा करें। अगली अपडेट नेपाल जेनजी प्रोटेस्ट को लेकर है। मंगलवार को नेपाल में जेनजी द्वारा आयोजित प्रदर्शनों ने एक बार फिर से हिंसक रूप ले लिया है। सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंधों को हटाने का फैसला लिए जाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने कई राजनीतिक नेताओं के घरों में घुसकर और संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरूर के निजी आवास को आग के हवाले कर दिया। इस हिंसा का सिलसिला यही नहीं थमा, बल्कि प्रधानमंत्री केपी ओली के आवास पर भी गोलीबारी की घटनाएं सामने आई है। यह स्थिति नेपाल के राजनीतिक माहौल में और अधिक तनाव उत्पन्न कर रही है। सुरक्षा बलों द्वारा कार्रवाई तेज कर दी गई है। अगली अपडेट ब्रिक्स वर्चुअल समिट को लेकर है। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में ब्रिक्स देशों का एक वर्चुअल समिट आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता इस बार ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने की। खबर है कि इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक में भाग लिया। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी इस समिट में शामिल हुए। इस समिट के दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने व्यापार के लिए एक स्थिर और स्पष्ट माहौल बनाने की जरूरत पर जोर दिया। खासकर व्यापार में हो रही रुकावटों के बीच उन्होंने अमेरिका द्वारा बढ़ते व्यापार प्रतिबंधों और व्यापार उपयोगों को गैर व्यापार मुद्दों से जोड़ने की आलोचना की। जयशंकर ने ब्रिक्स देशों से अपील की है कि वे व्यापार के रास्तों को फिर से जांच करें और टिकाऊ व्यापार तरीके को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाएं, ताकि मजबूत व्यापारिक कड़ी के जरिए वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बनाया जा सके। अगली अपडेट फ्रांस से आ रही है। फ्रांसीसी संसद ने हाल ही में प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्ने को बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद देश में राजनीतिक संकट और गहरा हो गया। यह कदम राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की सरकार और संसद के बीच बढ़ते मतभेदों के कारण उठाया गया। पेंशन सुधारों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विपक्षी दलों द्वारा लगातार विरोध और प्रदर्शन किया जा रहे थे, जबकि सरकार अपनी नीतियों को संसद में प्रभावी तरीके से लागू करने से असफल रही। प्रधानमंत्री बोलने पर यह आरोप लगता है कि वह संसद में बहुमत हासिल करने में विफल रही, जिससे सरकार की कार्य क्षमता पर सवाल उठने लगे थे। अब प्रधानमंत्री की बर्खास्त के बाद यह स्थिति मैक्रो की सरकार के लिए एक गंभीर चुनौती बन गई है। अगले कदम के तौर पर राष्ट्रपति मैक्रो को एक नई प्रधानमंत्री नियुक्त करनी पड़ सकती है, लेकिन राजनीतिक असहमति और बढ़ते विरोध को देखते हुए यह आसान नहीं होगा। विश्लेषकों का मानना है कि यह घटनाक्रम फ्रांस की राजनीतिक स्थिरता के लिए एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। यहाँ तक इमैनुअल मैक्रोन को अपनी सत्ता भी गंवानी पड़ सकती है। हर पल जियोपॉलिटिक्स में नए फेरबदल हो रहे हैं। देश दुनिया हर दिन नए मोड़ पर जा रही है, और ऐसे में अगर आप हर दिन महत्वपूर्ण और एक्सक्लूसिव जियोपॉलिटिक्स अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में देश दुनिया से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।